नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप मतलब सोना मत पार्ट 2। वह गीली खोपड़ी में शैम्पू मलती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और पानी की कोमल बौछारों के नीचे आराम करने की कोशिश करती हूँ। बस हो गया। वह नल बंद करते हुए घोषित करती है। महिला मेरे बालों को काले तौलिए से सुखाती है और मुझे अगली कुर्सी तक ले जाने से पहले दूसरे तौलिए से टर्बन की तरह मेरे सिर को लपेट देती है। आपके बाल बहुत सुंदर हैं, हेयर ड्रेसर तारीफ करती है, अपनी उंगलियां गीली लटों के बीच से गुजारती हुई। वह पूछती है कि मुझे कैसे काटना है। मैं अपना सामान्य हेयर स्टाइल बताती हूँ। सालों से मैं एक शानदार छोटा हेयर कट रखती हूँ जो मेरी हल्की भूरी आंखों के हरे रंग को उभारता है और मेरे चौड़े गालों की हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह कैंची चलाती है और पहली लटें फर्श पर गिरने लगती हैं। वे गिरना जारी रखती हैं जब तक कि मेरे पैरों के पास सफेद टाइलें उनसे ढक नहीं जाती और मेरे कान तक हेयर ड्रायर की आवाज शुरू नहीं हो जाती। कैशियर पर घबराहट मुझे घेर लेती है जब मुझे पता चलता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। सौभाग्य से मुझे अपनी जेब में पैसों का एक बंडल मिल जाता है और मैं नकद भुगतान कर देती हूँ। सैलून का कांच का दरवाजा खोलते ही मैं लगभग फुटपाथ पर तेजी से चलते हुए एक गहरे काले सूट पहने आदमी से टकरा जाती हूँ। मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। वह बिल्कुल मार्को जैसा दिखता है। उसके चेहरे के तीखे फीचर्स और काले बाल हैं और उसकी चाल में भी वही दबंग आत्मविश्वास है। माफ करना, वह मेरे बगल से गुजरते हुए कहता है। वह मार्को नहीं है। एक पल के लिए भारी उदासी के कारण मैं सांस नहीं ले पाती। अध्याय 7। 2 साल पहले। लिवो, उठो। मैं जागती हूं तब तक धुंधली तरह से पलकें झपकाती हूं जब तक कि मेरे ऊपर झुका हुआ अस्पष्ट धब्बा मार्को में नहीं बदल जाता। उसकी चॉकलेट जैसी आंखें ऊपर से मेरे नींद भरे चेहरे को देख रही हैं, जबकि वह धीरे से मेरे कंधों को हिलाता है। मैं उसे लंबे समय तक देखती हूँ, इतनी नींद में हूं कि एक शब्द भी नहीं कह पा रही। मेरी आंखें खुली हैं, बाकी सब अभी भी गहरी नींद में है। लिव, उठने का समय हो गया है, मार्को मुझसे कहता है। मैं सिर हिलाती हूँ और एक सेकंड के लिए वापस सो जाती हूँ, इससे पहले कि मैं खुद को उठने के लिए मजबूर करूं। कितने बजे हैं? मैं नींद में बुदबुदाती हूँ। 12:15। तुम मजाक कर रहे होगे। मैं अचानक बैठ जाती हूँ और पीछे के तकिए के सहारे थोड़ा झुक जाती हूँ। मार्को, तुम्हें मुझे 1 घंटे पहले जगाना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी। यकीन मानो, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना थका हुआ कभी नहीं देखा। मार्को ब्लाइंड्स खोलता है, डोरी पर लगे लंबे वजन को खींचता है। जब सूरज की रोशनी बेडरूम में भर जाती है तो मैं अपना चेहरा हाथ से ढक लेती हूँ। मार्को, ब्लाइंड्स बंद करो। सूरज मुझे मार रहा है। मैं खुद को ढकने के लिए कंबल ओढ़ लेती हूँ ताकि चकाचौंध करने वाली किरणों से बच सकूं। बिना कुछ कहे मार्को किचन में चला जाता है। वह एक बहुत तेज कॉफी के कप के साथ वापस आता है जिससे भाप उठ रही है। मैं इसे पीती हूँ, वापस तकिए पर गिर जाती हूँ और सो जाती हूँ। कॉफी के शरीर में फैलने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इस ग्रह पर ऐसी कोई टॉनिक नहीं है जो मुझे जगा सके, सिर्फ उस पार्टी के बाद नहीं जो मार्को ने मेरे लिए रखी थी। मार्को कॉलेज के समय के बाद से, और मैंने तब से इतनी शैंपेन नहीं पी थी।
जब मैं माँ की तीसरी शादी में अपने दुखों को डुबो रही थी, जब मैं 17 साल की थी। ये शायद उस बात का शगुन रहा होगा जो बाद में हुआ। वह कुछ साल बाद मर गई, जब वह जिस कमीने से उसने शादी की थी वह बहुत नशे में धुत होकर एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गया। शायद इसीलिए मुझे शैंपेन पीना पसंद नहीं है। हालांकि पिछली रात मैंने इसके बारे में मार्को को नहीं बताया। जब उसने बोलंगर की एक बोतल निकाली, हम पत्रिका में मेरे वरिष्ठ स्टाफ लेखक के पद पर पदोन्नति का जश्न मना रहे थे। मैं प्रबंधन के निर्देश पर विषयगत लेख लिखूंगी, लेकिन मुख्य रूप से भोजन के बारे में। मेरे संपादक का कहना है कि भोजन यह नई पॉप संस्कृति है। पदोन्नति जल्दी हो गई। मैं 6 साल से कल्चर पत्रिका में काम कर रही हूं। मैं अपने पहले स्कूल में शिक्षक के रूप में 1 साल के भयानक काम के बाद सीधे वहां आई थी। मुझे कल्चर प्रकाशन में अस्थायी पद पाने का सौभाग्य मिला। 6 साल बाद अस्थायी काम स्थायी हो गया। अब आखिरकार मेरी पदोन्नति हो गई है। मैं अपने नए पद का आनंद ले रही थी। शायद यह सबसे ऊंचा पद ना हो, लेकिन मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं सोती हूं, मुश्किल से पानी की तेज बौछारें सुनाई देती हैं, जबकि मार्को बेडरूम के पास शॉवर में नहा रहा है। तुम अभी भी नहीं उठी हो? उसकी हैरानी भरी टिप्पणी मुझे हिला देती है। मैं अपनी आंखें खोलती हूं और देखती हूं कि वह बेडरूम से गुजर रहा है, अपनी कमर के चारों ओर एक सफेद स्नान तौलिया लपेटे हुए। वह नीली चिनो पैंट और भूरे रंग के षटकोण वाली शर्ट पहनता है, उसे बटन लगाता है और फिर बाथरूम में गायब हो जाता है। जब वह बाहर आता है तो उसके काले बाल करीने से संवारे हुए होते हैं। उससे समुद्री हवा वाले इत्र की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि तुम किसी हॉट डेट की तैयारी कर रही हो। मैं मजाक करती हूं। मैंने डेटिंग छोड़ दी है। मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। क्या मैं उसे जानती हूं? वह मुझे चूमने के लिए झुकता है। मैं उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हूं ताकि वह मेरे ऊपर गिर जाए। मेरी उंगलियां उसके ऊपरी बटन पर संघर्ष कर रही हैं। भगवान, मैं चाहूंगी, लेकिन किसी और दिन। वह धीरे से मेरे हाथों को अपनी शर्ट से हटाता है। हम मार्को के साथ लगभग 3 महीने से मिल रहे हैं। वह मेरे सभी पिछले बॉयफ्रेंड से अलग है। शायद इसलिए क्योंकि वह यूरोपीय है और उसमें यूरोपीय संवेदनशीलता है। उसने मुझे ये महसूस कराने के लिए बहुत कुछ किया है कि मेरी परवाह की जाती है, जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे याद नहीं कि मैं कभी इतनी प्यार में थी। इसका नकारात्मक पक्ष ये है, मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि मार्को भी वैसा ही महसूस करता है या नहीं। मुझे लगता है वह करता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उससे यह नहीं पूछूंगी। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि बहुत अधिक सवाल पूछना रिश्ते को तोड़ने का आदर्श तरीका है। मार्को हमेशा अपने दिमाग में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित रखता है। हम सप्ताह में 2 या 3 शाम मिलते हैं, जब वह काम के सिलसिले में यात्रा नहीं कर रहा होता है, और वह ऐसा बहुत करता है। मार्को ने वित्त में काम छोड़ दिया और एक तकनीकी स्टार्टअप का आयोजन किया, कुछ ऐसा जो विज्ञापन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। वह अक्सर सड़क पर रहता है, पैसा कमाता है और सौदे करता है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं एक बड़े तकिए पर झुक जाती हूं। मेरी एक निवेशक के साथ बिजनेस लंच मीटिंग है। याद है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी?
इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया था, अन्यथा मैं तुम्हें थोड़ी देर और सोने देता। मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं कराहती हूँ, तकनीकी रूप से यह सच नहीं है। मुझे धुंधला याद है कि कैसे नशे में धुत मैंने उसके साथ जाने का वादा किया था। बहुत जल्दी मुझे इसका पछतावा होगा। एक बार मैं बिजनेस लंच में साथ गई थी, जबकि मार्को निवेशक को लुभा रहा था, और मैं शायद ही किसी युवा व्यक्ति के साथ बिताए गए एक सुखद रविवार की कल्पना कर पा रही थी। मार्को बहुत प्रेरित है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह सप्ताहांत में अपनी यात्राओं और सौदों को छोड़कर मेरे साथ समय बिताए। ये बहुत बुरा है। मेरे पास तैयार होने का समय नहीं होगा। मैं अपने बिखरे हुए बालों पर अपना हाथ फेरती हूं। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए पूरा समय है। वह अपनी घड़ी पहनता है। मैं दीवार पर लगे आईने में मुंह चिढ़ाती हूं। हैरान हूं कि मेरे बाल 10 अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं। इतने छोटे हेयर कट के साथ मैं बहुत साधारण दिखती हूं। इसकी वजह से आंखें बड़ी लगती हैं और चेहरा तीखा और अनिश्चित। मैं खुद को उस उम्र की महिला से कहीं ज्यादा छोटी देखती हूं जिसने अभी 30 साल पूरे किए हैं। मार्को, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे अगर मैं लंच छोड़ दूं? निराशा उसके चेहरे पर इतनी तेजी से दौड़ती है कि मुझे संदेह होता है, क्या मैंने ही इसकी कल्पना की थी? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, लिव। ये तुम्हारा फैसला है। टिन एमिली को लाएगा, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि तुम जरूर आओगी। वह अपने कंधे उचकाता है, बाकी को अनकहा छोड़ देता है। मुझे अच्छा लगता है कि मार्को मुझ पर दबाव नहीं डालता। इससे पहले मुझे दबंग लड़के मिलते थे जो उम्मीद करते थे कि मैं उनके बुलाने पर पहली बार में ही आ जाऊंगी। मार्को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके साथ रहना आसान है, इसीलिए मैं ऐसा करना चाहती हूं ताकि उसे अच्छा लगे। दूसरी ओर मैं जाऊंगी। यह मजेदार होगा, मैं बनावटी उत्साह के साथ कहती हूं। बढ़िया, तुम्हें एमिली पसंद आएगी। मुझे शक है कि वह हर समय जानता था कि मैं सहमत हो जाऊंगी। क्या मैं इतनी अनुमानित हूं? एमिली क्या करती है? मैं शॉवर के कुछ मिनट बाद पूछती हूँ। मैं मार्को की अलमारी से लिनन की पैंट और नीली ऑन ऑफ शोल्डर शर्ट निकालती हूँ। मैं उसके पास अपने कुछ कपड़े रखती हूँ। कभी कभी मैं उसके काम से उसके घर आती हूँ, जब मैं रात भर रुकती हूँ, क्योंकि वह मेरे ऑफिस से कुछ ब्लॉक दूर वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के पास रहता है। वह एक डिजाइनर है, हैंडबैग और एक्सेसरीज बहुत प्रतिभाशाली। डिन मुझसे कहता है, इस उद्योग में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। मैं अक्सर ये सुनती हूँ, बाजार उन डिजाइनरों से भरा हुआ है जो चाहते हैं कि उन्हें नोटिस किया जाए। प्रोजेक्ट रनवे का प्रभाव। कुछ डिजाइनर आश्चर्यजनक है, लेकिन फिर भी भीड़भाड़ वाले बाजार में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों पूरी बात इस बारे में नहीं है कि आप कितने अच्छे डिजाइनर हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप किसे जानते हैं या सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। प्रसिद्धि ही बिकती है। मैं कपड़े पहनते समय मार्को के साथ इन विचारों को साझा करती हूँ। अगर तुम्हें एमिली का कलेक्शन पसंद आया, तो शायद तुम कल्चर में एक लेख आयोजित कर सकती हो। वह इसे लापरवाही के लहजे में कहता है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वह इंतजार कर रहा है। मैं आईने में उसके प्रतिबिंब पर एक नजर डालती हूँ, जबकि मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। वह बिस्तर के किनारे बैठा है, एक अभेद्य चेहरे के साथ मोजे खींच रहा है। यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है। हालांकि मैं हमेशा हमारे पत्रिका के फैशन समीक्षकों से पूछ सकती हूँ। शायद वे रुचि लें
मैं सुझाव देती हूँ। मुझे शक होने लगा है कि मार्को के ऐसा चाहने का असली कारण ये है कि मैं जाऊं और मैं एमिली से मिलूं और अपनी पत्रिका में उसके ब्रांड के मुफ्त विज्ञापन के आयोजन में मदद करूं। मैं तुरंत अपने बुरे विचारों के कारण बुरा महसूस करती हूं। मार्को हेरफेर करने वाला नहीं है। अगर वह चाहता कि मैं निवेशक की पत्नी की मुफ्त विज्ञापन के साथ मदद करूं, तो वह सीधे तौर पर इसके लिए कहता। दूसरी ओर वह रविवार को बैठ के नहीं करता है। मैं अपार्टमेंट छोड़ते समय असामान्य रूप से चुप हूं। मार्को मेरी बेचैनी महसूस करता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो वह मुझे गले लगाता है। क्या दोपहर के भोजन के बाद साइकिल चलाने के बारे में क्या ख्याल है? मार्को के पास माउंटेन बाइक का कलेक्शन है। मैंने हमेशा माना है कि वह उस लड़की के लिए एक छोटी माउंटेन बाइक रखता है जिससे वह इस समय मिल रहा है, ताकि वह सप्ताहांत पर उसके साथ सवारी कर सके। मार्को से मिलने से पहले मैं आखिरी बार बचपन में साइकिल पर बैठी थी। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि कैसे सवारी करनी है जब मैं 5 साल की थी और हम उसके परिवार से मिलने इंग्लैंड गए थे। ये उसके जाने से 1 साल पहले की एक सुखद याद है। मार्को एक उत्साही साइकिल चालक है। हमारी दूसरी डेट के बाद मैंने एक दोस्त से साइकिल उधार ली और अकेले सवारी की, जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो गया कि मैं सप्ताहांत पर मार्को की सवारी में साथ दे सकूंगी। इसके अलावा मैंने खुद ही शामिल होना शुरू कर दिया। हम अक्टूबर में साइकिल से फ्रांस घूमने के बारे में भी बात कर रहे हैं। मुझे खुशी होगी, लेकिन मैंने आज एमी के साथ किक बॉक्सिंग पर जाने का वादा किया है। मुझे लगा कि तुम किक बॉक्सिंग से नफरत करती हो। मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा है। कोच का कहना है कि मुझ में क्षमता है। उसका क्षमता से क्या मतलब है? वह कहता है कि मेरे पास अच्छी तकनीक है, लेकिन मैं बहुत डरपोक होकर मारती हूं। इसके बजाय तुम आज मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं मार्को को सुझाव देती हूँ। मैं रात का खाना बनाऊंगी। कोई भी व्यंजन चुनो और मैं तुम्हारे लिए दावत तैयार कर दूंगी। मार्को उत्सुक दिखता है। वह जानता है कि मैं बहुत अच्छी तरह खाना बनाती हूँ। मेरी पाक कला का जुनून तब शुरू हुआ जब माँ की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। खाना बनाना मेरी थेरेपी बन गया। मैंने कॉर्डन ब्लू कुकिंग कोर्स लिया। मैंने पाक उद्योग में करियर बनाने के बारे में भी सोचा, जब तक कि मैंने फैसला नहीं किया कि मुझे रेस्तरां व्यवसाय में काम करने से ज्यादा भोजन के बारे में लिखना पसंद है। सबसे ज्यादा दुनिया में मैं घर पर अपने दोस्तों को रेस्तरां जैसे व्यंजनों के साथ लाड प्यार करना पसंद करती हूँ। आश्चर्यजनक रूप से मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय मार्को कहीं खाने जाने का प्रस्ताव रखता है। शायद हम एमी और ब्रेड को बुलाएं। मार्को तुरंत भौहें सिकोड़ लेता है। आओ मार्को, डबल डेट, ये मजेदार होगा। ब्रेड के साथ वह मुस्कुराता है। डॉक्टर, मैं भगवान हूं कान के साथ। वह केवल अपने मरीजों के बारे में बात करता है और कैसे वह अकेले मानवता को बचाएगा। उसे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है जो उससे संबंधित न हो। एमी के लिए हर मुलाकात पर हम राजनीति पर बहस करते हैं। यह पूरा माहौल खराब कर देता है। कोई बहस नहीं होगी। मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कहती, क्योंकि हमारी राजनीतिक चर्चाएं नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। मैं एमी से लगाम कसने के लिए कहूंगी। हम दोनों जानते हैं कि यह बहुत कम संभावना है। लिव, तुम्हें इस विचार की आदत डालनी होगी कि हम और एमी
एक साथ नहीं चल पाते। मुझे पता है वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम चाहती हो कि हम साथ रहें, लेकिन मैं और वह एक जैसे हैं, जैसे आग और पानी। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हम एक जैसे नहीं हैं। अध्याय 8। बुधवार 9:56 नताली, जो आम तौर पर मुझे गाकर अभिवादन करती थी और सुप्रभात की कामना करती थी, रिसेप्शन डेस्क पर नहीं है। जब मैं लिफ्ट से बाहर निकलती हूँ और ऑफिस की ओर बढ़ती हूँ, उसकी जगह वहां हाईलाइट किए गए बैंक्स वाली एक एडमिनिस्ट्रेटर खड़ी है और हेडफोन के माध्यम से कॉल का जवाब दे रही है। कल्चर पत्रिका, मैं आपकी कॉल कहाँ ट्रांसफर करूं? एडमिनिस्ट्रेटर नजर उठाती है। जब मैं डेस्क के पास से गुजरती हूँ, मैं उलझन में मुस्कुराती हूँ। वह बदले में नहीं मुस्कुराती है। इसके बजाय वह अचानक पूछती है, मैं बैठक के लिए नहीं आई हूं, मैं यहां काम करती हूं। नताली कहाँ है? ये वाक्य मेरी मंशा से ज्यादा कठोर निकला। एक सवाल से ज्यादा एक आरोप। नताली ने कल्चर में इतने लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया था कि किसी और को डेस्क पर देखना गलत लग रहा था। वह लड़की समझ न पाते हुए मुझे देखती है। कौन? नताली। मेरी आवाज कांप जाती है जब मुझे पता चलता है कि यह शायद एक अस्थायी प्रतिस्थापन है। हो सकता है नताली बीमारी की छुट्टी पर हो। बुरा मत मानो। डेस्क को पार करते हुए मैं मुख्य ऑफिस में जाती हूँ। सीधे अपनी अलग की गई वर्कस्पेस की ओर बढ़ती हूँ और सड़क के परिचित दृश्य को देखने के लिए अपनी मेज के बगल वाली विशाल खिड़की के पास रुक जाती हूँ। जब मैं अपनी काली ऑफिस कुर्सी पर बैठने के लिए मुड़ती हूँ, तो एक लंबी पैरों वाली युवा महिला, लंबे लाल बालों वाली, अपनी जैकेट को उसकी कुर्सी के पीछे टांग देती है। उसने एक मॉडल की तरह कपड़े पहने हैं, प्लेड मिनी स्कर्ट, ऊंचे जूते और काला छोटा स्वेटर। महिला मेज पर अपना बैग फेंकती है और लैपटॉप को प्लग करने के लिए झुकती है। मेरी नजर उस पर से हटकर विभाजन पर लगे कॉर्क बोर्ड पर लगे फोटो पर चली जाती है। मेरा सिर चकराने लगता है और फोटो के अपरिचित चेहरे रंगों के बहुरूप दर्शक की तरह धुंधले हो जाते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए मैं अपना हाथ कुर्सी की पीठ पर रखती हूं। आप कौन हैं? जैसा मुझे लगता है वह मुझसे पूछती है। शायद यह मैं उससे पूछ रही हूं। मैं लिव रिज। जब वह मुझे पहचानती है तो उसके होंठ एक चमकती हुई मुस्कान में खिंच जाते हैं। लिव, मैं जॉर्जी। वह ऐसे बोलती है जैसे उसे मुझे जानना चाहिए था। जॉर्जी अपनी बाहें फैलाती है और मुझे गले लगाती है। मैं हमारी मुलाकात से बहुत उत्साहित हूं। आखिरकार मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शिष्टाचार से ज्यादा जवाब देती हूं। और नहीं, क्योंकि मुझे उसे पहचान लिया है। संपादन में जॉर्जी नाम का कोई नहीं है। कल्चर में आपको फिर से देखना बहुत अच्छा है। जॉर्जी हाँफती है। मैं कहना चाहती हूं कि मैं कभी नहीं गई थी, कि मैं हर समय यही थी। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखती हूं और देखती हूं कि ऑफिस अलग दिखता है। इसका रूप बदल गया है। कालीन पहले गहरे नीले रंग का था, अब यह बनावटी है, कंक्रीट ग्रे रंग का, जिसे नीले और हरे रंग के पैटर्न से सजाया गया है, जो क्लासिक खेल के चौकों की याद दिलाते हैं। मेजें पूरी जगह पर छोटे द्वीपों की तरह स्थित हैं, बिना आंतरिक दीवारों के। खंभों के नीचे बिना पीठ वाले गोल सोफे के रूप में
बने विश्राम क्षेत्र हैं, जो चूने और नीले रंग के भी हैं। जीन्स पहने लोग बेडरूम में किशोरों की तरह सोफे पर बिखरे हुए हैं और जल्दी से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, कपों से कॉफी पी रहे हैं। ऑफिस बहुत ज्यादा नियॉन से भरा है, बहुत अधिक स्पंदित। एक अजनबी, लेकिन फिर भी परिचित। दीवार पर कल्चर शिलालेख 3 आयामी परावर्तक अक्षरों में बना है, उसी क्लासिक फॉन्ट के साथ जो पत्रिका के कवर पर सजी है। इसलिए मैं सही जगह पर हूं। आगे एक दीवार है जिस पर कांच के नीचे पिछली सालों के कल्चर कवर सजे हैं। मैं हर कवर को अपनी 5 उंगलियों की तरह जानती हूं, लेकिन मैं आखिरी वाले को नहीं पहचानती। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि क्यों। मैं अपनी कलाई पर अक्षरों पर नजर डालती हूं। सोना नहीं है। जब मैं सोती हूं तो सब कुछ भूल जाती हूं। मैं पार्क बेंच पर सो गई थी। मैं क्या भूल गई? जॉर्जी की बातें मुझे उलझा देती हैं। जब मैं याद करने की कोशिश करती हूं, वह पत्रिका की नई दिशा के बारे में बात करती है और मुझे ऑफिस के चारों ओर ले जाती है। मेरी बेचैनी घबराहट में बदल जाती है जब मुझे पता चलता है कि मैं किसी को नहीं पहचानती। यहाँ हर कोई मेरे लिए अजनबी है। ऐसा महसूस होता है कि मैं एक समानांतर ब्रह्मांड में हूं। मेरी नजर प्रवेश द्वार पर टिकी है। मैं माफी मांगना और यहां से निकलना चाहती हूं, लेकिन जॉर्जी पहले से ही मुझे टीम से मिलवा रही है। सभी लोग बहुत ही मैत्रीपूर्ण हैं। टेबल से उठकर मेरा अभिवादन करते हैं और फिर गर्मजोशी से गले लगाते हैं। वे मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं घर लौटी हुई कोई खोई हुई बेटी हूं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लिव। वे एक ही तारीफ के अलग अलग रूप दोहराते हैं, मधुर आवाजों के साथ, बहुत अधिक उत्साह के साथ, ताकि वे ईमानदार हो सके। वे बहुत दयालु व्यवहार करते हैं। यह मुझे क्लासिक खेल के कालीन से कहीं ज्यादा परेशान करता है। एक महिला तेजी से मेरी ओर दौड़ती है और मुझे गले लगाती है, जैसे कि मैं उसकी खोई हुई बहन हूं। मैं बदले में उसे गले लगाती हूं, यह सोचकर कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है। लानत हो ऐसी। लिव, काश हमें पता होता कि आप आ जाएंगी। हमने आपका स्वागत करने के लिए लंच का आयोजन किया होता। ये आसान नहीं होगा। क्या आसान नहीं होगा? मैं पूछती हूँ। यहाँ वापस आना। उसके बाद मैं उसे घूर कर देखती हूँ। कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। उसके गाल शर्मिंदगी से लाल हो जाते हैं। महिला दूसरी तरफ देखती है, अजीब स्थिति से सिकुड़ रही है और विषय बदलती है। मैं लंदन में आपके जीवन के बारे में सुनना चाहूंगी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है। मैं कभी लंदन में नहीं रही। एक ही सांस में महिला मुझसे सवालों की बौछार कर देती है। मैं लंदन के किस हिस्से में रहती थी? क्या मैंने यूके में बहुत यात्रा की थी? मैं उसे बताना चाहती हूं कि वह मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर रही है। पिछली बार जब मैं यूरोप में थी, तब मैं 6 महीने के लिए कॉलेज खत्म करने के बाद दोस्तों के साथ एक बैकपैकिंग यात्रा पर गई थी। मैं निश्चित रूप से वहां कभी नहीं रही। शायद आप अभी भी तालमेल बिठा रही हैं। जॉर्जी मानती है। मुझे हमेशा कुछ दिनों की आवश्यकता होती है ताकि मैं होश में आ सकूं। जब मैं यूरोप से वापस आती हूं, क्या मैं तालमेल बिठा रही हूं? शायद इसीलिए मैं इतना कमजोर महसूस कर रही हूं। जोजी मुझे जल्दी से ऑफिस के किचन एरिया में ले जाती है। इसे अब एक खुले लाउंज एरिया में बदल दिया गया है।
जहां हर तरह की सफेद और हल्के हरे रंग की मेजें और कुर्सियां लगी हैं। सफेद गमलों में लगे गहरे हरे पत्तों वाले पौधों से भरा एक बर्थडे डेट सफेद रैक इस जगह को बाकी ऑफिस से अलग करने के लिए एक जीवंत विभाजन का काम करता है। वह नई कॉफी मशीन पर हमारे लिए कॉफी बनाती है और कल्चर पत्रिका का नाम के बारे में बातें करती है। वह ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे पत्रिका के सभी बदलावों के बारे में पता हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसके विपरीत जोजी मुझे जो बता रही है उससे मैं सदमे में हूं। पता चलता है कि न केवल दफ्तर का इंटीरियर बदल गया है, बल्कि पत्रिका को एक यूरोपीय पब्लिशिंग हाउस ने खरीद लिया है। रणनीति में आमूल चूल बदलाव आए हैं। अब अधिक युवा दर्शकों यानी मिलेनियल्स पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पत्रिका के अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। चर्चा है कि पत्रिका का प्रिंट संस्करण अब हर 4 महीने में एक बार ही निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ किसी को जानती हूँ। पूरा स्टाफ बदल गया है, पुनर्गठन हुआ है, कई लोगों को निकाल दिया गया है, जोजी बताती है। मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि फ्रैंक, मेरा एडिटर, और सोनिया, जो एडिटर स्टाइलिस्ट थी, उन लोगों के साथ निकाल दिए गए हैं। बेचारी नताली, वह एक सिंगल मदर है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और वह अपना काम पसंद करती थी। हम गंभीर विषयों पर काम कर रहे हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद के लिए निक को रखा गया और पूरे एडिटोरियल स्टाफ को बदल दिया गया। एक युवा टीम को हमारे नए पाठकों की उम्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए। टेड, जैसा कि आप जानते हैं, वह रुकती है। ने कुछ महीने पहले काम संभाला है ताकि कमर्शियल मामलों को देखा जा सके, लेकिन अभी वे ऑफिस में नहीं है। तो वे कहाँ हैं? मैं पूछती हूँ, और काफी हद तक इसलिए क्योंकि मुझसे कुछ दिलचस्पी की उम्मीद की जा रही है। निक कवर फोटो की शूटिंग के लिए लॉस एंजल्स में है। टेड मेडिकल लीव पर है। बहुत गलत समय है। वे आपको स्वागत करने के लिए यहां जरूर होना चाहते थे। जोजी बिना रुके बड़बड़ाती रहती है और मैं पत्रिका में हुए सभी बदलावों को समझने की कोशिश कर रही हूं। सब कुछ गुडी डिडी की डी 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 ये है। मुझे स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए मुझे अपने लैपटॉप की जरूरत है ताकि मैं अपना मेल चेक कर सकूं और याददाश्त ताजा कर सकूं। यकीन नहीं होता कि मैं इतने सालों के लिए जीवन से दूर हो गई। वास्तव में मैं ऊंची आवाज में शुरू करती हूं। टेड ने मुझसे कहा था कि मैं आऊं ताकि मैं प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। मैं झूठ बोलते समय अधिक आत्मविश्वासी हो जाती हूं। उन्होंने मेरे लिए लैपटॉप और काम करने की जगह व्यवस्थित की होगी। उम्मीद है वे भूले नहीं होंगे। उनकी शादी का दिन करीब है और टेड बहुत भुलक्कड़ डी हो रहे हैं। वह अपना होंठ काटती है और लाल हो जाती है, जैसे उसने कुछ अनुचित कह दिया हो। मुझे नहीं पता कि वह किसके बारे में बात कर रही है या मुझे इससे क्या फर्क ओडी देता है। बहुत अच्छा कि तुम दोनों अभी भी, वह शुरू करती है और मेरा बेतुका चेहरा देखकर रुक जाती है। मैं अभी आपके लिए लैपटॉप लाती हूं। जोजी मुझे मीटिंग के लिए एक छोटे कमरे में ले जाती है जो कांच की दीवारों से घिरा है और वहां से लाउंज एरिया का नजारा दिखता है। वह मुझसे कहती है कि वह 1 मिनट में कंप्यूटर के साथ वापस आएगी। इंतजार करते हुए मैं टीवी की बड़ी स्क्रीन को गौर से देखती हूँ, जहां सुबह की खबरें चल रही हैं। फ्रेम में एक पुलिस अधिकारी अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर लगे बैरिकेड के पीछे खड़ा है। स्क्रीन के नीचे कैप्शन है, हत्यारा पीड़ित के खून से संदेश छोड़ा गया है। कैमरा तेजी से
गली की तरफ वाले अपार्टमेंट की खिड़की पर जूम करता है। उस पर लाल अक्षरों में लिखा है, जागो। मैंने यह संदेश पहले ही देखा है। मैं अपनी आस्तीन ऊपर उठाती हूं। वही शब्द मेरी कलाई की हड्डी के ठीक नीचे गुदे हुए हैं। अध्याय 9, बुधवार 10:18। जोजी जो लैपटॉप मेरे लिए लाती है वह एक पुराना भारी मॉडल है जिसका स्पेस बार फंसा हुआ है। जब तक वह इसे नेटवर्क से कनेक्ट करती है, मैं अपने खोए हुए हैंडबैग को खोजने के लिए ऑफिस के अंदरूनी कमरे के पास TDDDE ही होकर ऑफिस का मुआयना करती हूँ। मैंने सोचा था कि पार्क में नाश्ता करने और ताज़ी हवा लेने बाहर जाने के समय मैंने उसे अपने फ़ोन के साथ अपनी मेज़ पर छोड़ दिया होगा। अब मुझे पता है कि मेरा बैग यहाँ नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं ऑफिस में नहीं थी। मेरी मेज़ भी अब मेरी नहीं रही, ये जोजी की है। क्या कुछ गलत है? जोजी पूछती है। प्लग से लैपटॉप चोदने के बाद सीधी खोड़ी होकर मुझे लगता है कि मेरा बैग खो गया है। मैं उसे जवाब देती हूँ, यह छिपाते हुए कि मैं इस बात से ज्यादा चिंतित हूँ कि क्या मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। क्या मैं भूल सकती हूँ कि मैं यहाँ अब काम नहीं करती? चलिए पुलिस को फोन करते हैं, वह सुझाव देती है। शायद किसी ने उसे वहां पहुंचा दिया हो। इससे पहले कि मैं विरोध कर पाती, वह लैपटॉप में स्थानीय पुलिस स्टेशन का फोन नंबर ढूंढ लेती है और उसे फोन पर डायल करती है। बाकी आप खुद बात कर ले, मैं कहती हूँ, फोन की लाइन पर बीप की आवाज सुनकर। मैं आपको काम से भटकाना नहीं चाहती। वह मुझे रिसीवर पकड़ी ढाती है और अपनी मेज पर चली जाती है। मुझे पुलिस को इसमें घसीटने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे पुलिस पर गहरा अविश्वास है। जब से मेरी माँ की शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तारी के बाद मुझे कुछ समय के लिए बाल संरक्षण विभाग ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। जब तक मैं कंप्यूटरीकृत टेलीफोन सिस्टम के माध्यम से जाती हूँ, अलग अलग बटन दबाकर पुलिस के खोया पाया विभाग तक पहुंचने के लिए मैं अपनी कलाई पर नीले पेन से लिखे शब्दों को पढ़ती हूँ। सोना मत। मेरी कलाई की हड्डी के नीचे लिखा है। मैं खोए हुए या चोरी हुए बैग की सूचना देना चाहती हूँ। मैं ड्यूटी ऑफिसर से कहती हूँ। जब वह मेरी कॉल का जवाब देती है, तो इसके साथ क्या किया? वह सख्ती से पूछती है। आपका क्या मतलब है? वह बेसब्री से आहें भरती है। यह खो गया या चोरी हो गया, मुझे यकीन नहीं है। मैं वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में बेंच पर सो गई थी। जब मैं जागी तो वह गायब था। आप सो गई और बैग गायब हो गया? वह अविश्वास के साथ कहती है। ठीक है। वह खींचती है। मैं खुद को मूर्ख महसूस कर रही हूँ। क्या आप अपने बैग का वर्णन कर सकती हैं और मुझे उसका ब्रांड और रंग बता सकती हैं? चूंकि मुझे याद नहीं है कि आज मेरे पास कौन सा बैग था, मैं उन 3 बैगों का वर्णन करती हूँ जिनका मैं बारी बारी से इस्तेमाल करती हूँ। मैं उसकी अधीरता महसूस कर सकती हूँ। आपने अभी 3 अलग अलग बैगों का वर्णन किया है। वह सांस लेते हुए चिल्लाती है। आपके पास एक खोया है या 3? एक। तो आपका कौन सा खोया है? वह अपनी अधीरता को मुश्क से छिपा पा रही है। मुझे नहीं पता। मुझे याद नहीं है कि मैं आज कौन सा लेकर गई थी। मैं हकलाती हूँ। चलिए सारांश करते हैं। वह कहती है, आप पार्क में बेंच पर सो गईं। जब आप जागी तो आपका बैग गायब था। आप नहीं जानती कि सोते समय किसी ने उसे चुराया या आपने उसे खो दिया।
और आपको उसका रंग या ब्रांड याद नहीं है, वह रुकती है सांस भरने के लिए। सुनिए मैडम, मेरे पास एक सुझाव है। क्या? जब आपको याद आ जाए तो हमें वापस फोन क्यों नहीं करती? वह गुस्से में एक दूसरे से शब्दों को अलग करते हुए कहती है। लाइन कट जाती है। मैं इस महिला के व्यवहार से इतनी चिढ़ी हुई हूं कि मैं दराज से पेन लेती हूं और अपनी हथेली पर लिखती हूं, पुलिस से कभी बात मत करना। ये बचकाना है, लेकिन मुझे बेहतर महसूस होता है। पुलिस ने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं पागल हूं। मैं पागल नहीं हूं। मुझे यकीन है कि मेरी इस परेशानी का कोई न कोई वाजिब कारण है। शायद मैं नींद की गोलियों का असर महसूस कर रही हूं जिन्होंने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया है, या शायद मैं वास्तव में एक्लिमेटाइज वातावरण के अनुकूल हो रही हूं। यह इस बात की व्याख्या कर सकता है कि सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किसी और के साथ हो रहा है। मैं अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती हूँ और इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर मेरा बैग खो गया है तो हो सकता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड किसी और के पास हो। मुझे उन्हें ब्लॉक करना होगा। मैं फिर से फोन उठाती हूँ और अपने बैंक को कॉल करती हूँ। ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से 2 बार संघर्ष करने के बाद मेरी कॉल का जवाब सपोर्ट सर्विस से ब्रैड देता है। मैं ब्रैड को बताती हूँ कि मेरा बैग खो गया है और मैं अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते तक पहुंच को ब्लॉक करना चाहती हूँ। हम मेरे नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर और बाकी चीजों के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ब्रैड कॉल को होल्ड पर डाल देता है जब तक वह मेरा डेटा चेक करता है। धातु की धुन मेरी नसों में इतनी गहराई से चुभती है कि जब उसका आधिकारिक स्वर वापस आता है तो मैं राहत की सांस लेती हूँ। मैम, यहाँ कुछ डी है। आपका इस बैंक में कोई खाता नहीं है, वह उपदेशात्मक लहजे में कहता है। क्या यह चेस बैंक है? हाँ, तो निश्चित रूप से मेरा आपके बैंक में खाता है। मैं हाई स्कूल के समय से आपकी सेवाओं का उपयोग कर रही हूँ। मैम, हमारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आपका खाता 2 साल से भी पहले बंद कर दिया गया था। खाता किसने बंद किया? आपने? यह असंभव है। कोई गलती नहीं है मैम। शायद आप भूल गई हैं। मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आप पहचान पत्र के साथ बैंक की शाखा में जाएं। वहां कोई आपकी मदद कर सकेगा। लेकिन मेरे पास कागजात नहीं है। वे उस बैग में थे जो खो गया है। इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए फोन कर रही हूं। आपके पास हमारे बैंक में कोई कार्ड या बैंक खाता नहीं है, इसलिए ब्लॉक करने के लिए कुछ नहीं है, वह कहता है। मैं फोन रख देती हूँ, यह महसूस करते हुए कि मेरे बैंक खाते गायब हो गए हैं, जिसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। घबराहट में मैं अपनी जेब से नकदी का पैकेट निकालती हूँ जिसे मैंने ढूंढा था हेयर सैलून में। मैं पैसे गिन रही हूँ, घुटने पर नोट की गड्डी रखते हुए। यहाँ $1000 से ज्यादा की करारी नोटें हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब से मैं वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में बेंच पर जगी हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। चेस बैंक में मेरा बैंक खाता बंद हो चुका है। शायद सालों पहले मेरी वर्क डेस्क पर धारीदार स्कर्ट पहनी और लंबी टांगों वाली जोजी बैठी है, जिसे मैं पहचान नहीं पा रही। यहाँ लगभग सब कुछ मेरे लिए अनजान है। वे सभी सोचते हैं कि मैं लंदन में रहती थी, जो कि खुले तौर पर अजीब है। कौन भूल जाता है कि वह दूसरे देश में शिफ्ट हो गया है।
मैं फिर से हाथ पर लिखे संदेश को देखती हूँ। सोना मत, मैं सब भूल जाती हूँ जब मैं सोती हूँ। यह वाक्य मेरे सिर में गूंजता है। मैंने और क्या भुला दिया है? मुझे महसूस होता है कि यह कुछ महत्वपूर्ण है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं याद नहीं कर पा रही कि यह क्या हो सकता है। मुझे बस इतना पक्का पता है कि यह समय मेरे हाथ से चुपके से निकल गया है। आज तारीख क्या है? मैं गूगल सर्च बार में टाइप करती हूँ। 2 नवंबर खोज का परिणाम बताता है। यह मुझे हैरान करता है। मेरी आखिरी याद 31 जुलाई की है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने इस दिन को अपने डेस्क पर दीवार पर लगी कैलेंडर पर चिह्नित देखा था, जब मैं फोन का जवाब देने के लिए मुद्दी थी। 3 महीने बीत गए। नहीं, 3 महीने नहीं, मैं खुद को सुधारती हूँ। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तारीख पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। 2 साल बीत गए और मुझे कुछ याद नहीं है, जैसे मुझे भविष्य में कैटापुल्ट कर दिया गया हो। अध्याय 10। 2 साल पहले। डिनर, रात का खाना, एक तबाही है। निवेशक मार्को, जो युवा लड़कियों के शौकीन हैं और शादी से नफरत करते हैं, ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि वह मुझसे कल्चर में अपने संपर्कों का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं, ताकि उनकी नई युवा पत्नी के तेजी से बढ़ते व्यवसाय के लिए मुफ्त विज्ञापन का आयोजन किया जा सके। यह मुझे अजीब स्थिति में डाल देता है। जाहिर है, मार्को के लिए अन्य विकल्प बंद हो गए हैं। उसने इस बारे में थोड़ी उदासीन लहजे में बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने इस आगामी सौदे में बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। एमिली अभी 20 के दशक की शुरुआत में है। वह मुझसे कुछ साल छोटी है, लंबी टांगों वाली लद्दुद्दाह की, जिसके बाल स्ट्रॉबेरी से ज्यादा सुनहरे हैं। उसका बस्ट, अगर असली है, तो दुनिया के नए अजूबों में से एक होगा। डिनर लगभग 60 साल का है, रंगे हुए बालों वाला और इतनी ज्यादा बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाया हुआ चेहरा कि वह एक कामुक गारगोयल, पत्थर की मूर्ति जैसा दिखता है। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो प्राइवेट इक्विटी फंड का प्रबंधन कर रहा है, एमिली से वेगास में स्वच्छ ऊर्जा पर एक सम्मेलन में मिला था। बाकी वह हवा में हाथ लहराते हुए कहता है, इतिहास है। जब हम खिड़की के पास मेज पर बैठते हैं, डिनर और मार्को तुरंत अपने व्यावसायिक उद्यम की संभावनाओं पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। मैं एमिली से अपने बारे में बताने के लिए कहती हूँ, मैं एक डांसर हूँ, लेकिन मेरा सच्चा प्यार फैशन है। मैं बस एक्सेसरीज, सामान को पसंद करती हूँ। एमिली उत्साह के साथ बताती है, वे पूरे लुक को बना या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना खुद का बैग कलेक्शन विकसित किया है। वह स्वीकार करती है कि उसके पास कोई डिजाइन शिक्षा और फैशन उद्योग का अनुभव नहीं है। डिनर का कहना है कि मुझे बस अच्छी विज्ञापन की जरूरत है और मेरे डिजाइन के काम बिक जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसका ब्रांड एम्ब्र है, मेरे नाम और उपनाम के पहले 2 अक्षर। नाम डिनर का विचार है। एमिली अपना फोन निकालती है, उसे ढूंढती है और मुझे इंस्टाग्राम फीड में अपने बैग और एक्सेसरीज दिखाती है। जाहिर है, वह मुझे विज्ञापन देने के लिए आई है और मैं स्थिति का अनुमान लगाते हुए उत्साहपूर्वक जवाब देती हूँ। एमिली मुझसे कल्चर के बारे में पूछती है। इतने प्रतिष्ठित पत्रिका में काम करना बहुत ही शानदार रहा होगा। ओह हाँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ। मैं बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करती हूँ और हर बार वह इसे वापस पत्रिका पर ले आती है। अंत में वह काम की बात पर आती है।
कल्चर में उन कलेक्शन को कैसे चुना जाता है जिन्हें हॉट फैशन ट्रेंड्स के कॉलम में डाला जाता है, वह मुझसे पूछती है। कल्चर के डिजाइन कॉलम में जगह पाना बहुत प्रतिष्ठित है, क्योंकि फैशन प्रेमी और डिपार्टमेंट स्टोर के खरीदार इस पर कड़ी नजर रखते हैं। सच कहूं तो मुझे फैशन सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर मैं लेख लिखती हूं और इंटरव्यू लेती हूं। सच? किसके बारे में? जाहिर है मार्को के साथ बातचीत करते हुए डिनर हमारी बातचीत सुन रहा है। वह सीधे मुझसे पूछने के लिए बीच में दखल देता है कि क्या मैं एमिली के लिए व्यवस्था कर सकती हूँ। मैं एमिली को समझा रही थी कि यह फैशन सेक्शन के एडिटर तय करते हैं। बेशक मैं हमेशा प्रतिभाशाली डिजाइनरों के लिए अच्छी सिफारिश करने के लिए तैयार हूं। मैं जितना हो सके कूटनीतिक तरीके से बताती हूं। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, नजरें कठोर हो जाती हैं। वह कुछ कहने के लिए तैयार है, लेकिन वेटर हमारी प्लेट्स लाता है, जो विशाल सफेद प्लेटों पर कलात्मक रूप से सजाई गई है। वह मेज के चारों ओर घूमता है, हमारे सामने हमारे ऑर्डर रखता है और डिनर और एमिली को उनके पकवानों और उनके मुख्य अवयवों के नाम बताता है। जब वह एमिली तक पहुंचता है तो वह एमिली से पूछता है कि क्या उसके सीजर सलाद में एआइयोली सॉस चाहिए या नहीं। मुझे डर है, एआइयोली वीगन नहीं है। शेफ कहते हैं कि वे पारंपरिक एआइयोली का उपयोग करते हैं, जैसे सलाद में अंडे, एंकोवी मछली और परमेसन पनीर। हालांकि वह आपके लिए वीगन मेयोनेज के साथ सलाद को फिर से बना सकते हैं, अगर आप चाहें, या यदि आप वीगन भोजन पसंद करते हैं तो आप हमारे वीगन मेनू से कुछ चुन सकते हैं। ऐसे व्यंजन वीगन शब्द से चिह्नित हैं। मैं उसके स्वर में विडंबना की अनुपस्थिति की प्रशंसा करती हूँ। सलाद को शुरू से बनाने में कितना समय लगेगा? डिनर अचानक पूछता है। लगभग 10 मिनट, वेटर जवाब देता है। यानी हमें इंतजार करना होगा, डिनर वेटर को घूरते हुए कहता है। वेटर उसकी भारी निगाहों के नीचे एक सेकंड के लिए खड़दिद्धा रहता है और फिर उसके चेहरे से भावनाएं गायब हो जाती हैं और उस पर जादू की तरह एक विनम्र भाव आ जाता है। मैं सोचती हूं, भला उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। डिनर की बदतमीजी से मैं शर्मिंदा होकर लाल हो जाती हूं। कोई बात नहीं, ये सलाद छोड़ दो, एमिली कहती है, फर्श को देखते हुए, जैसे वह उसके नीचे समा जाना चाहती हो। नहीं, ये नहीं छोड़ देगा प्यारी, डिनर उसे बताता है। कुछ और चुनो, शेफ तुम्हारा ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके तैयार कर देगा, है ना? वह चुनौती देते हुए पूछता है। हम कोशिश करेंगे। वह ग्रीक सलाद चुनती है। ग्रीक सलाद में फेटा पनीर मिलाया जाता है। यह एक डेयरी उत्पाद है, वेटर अनिश्चितता के साथ बताता है। क्या यह समस्या है? उसे वही लाओ जो वह चाहती है। डिनर चिल्लाता है, जल्दी करो, हमने पहले ही बहुत इंतजार किया है। जब वह चला जाता है, एमिली अपने लोगो वाले शॉपिंग बैग में से एक डिजाइनर बैग निकालती है और मुझे देती है। अंदर एक चमकीला पीला बैग है जिस पर लटकन है और रंग से मेल खाता हुआ पर्स है। मैं बहुत विनम्रता से उपहार को मना करना चाहती हूँ, लेकिन मार्को धीरे से मेरा हाथ हिलाता है। वह चिंतित है कि मैं उन्हें अपमानित कर सकती हूँ। मार्को की आंखों में याचना हावी हो जाती है। मैं एमिली को धन्यवाद देती हूँ और इस बारे में बात करती हूँ कि मुझे उसके बैग कितने पसंद हैं, हालांकि वे भड़कीले हैं और बिल्कुल भी मेरी पसंद के नहीं हैं। एमिली का सलाद लाया जाता है। शेफ ने सावधानी से पनीर को किनारे पर
एक अलग बर्तन में रखा है। बाकी व्यंजन मिठाई और कॉफी के साथ लाए जाते हैं। डिनर हर मौके का उपयोग करने की कोशिश करता है कि वेटर, जो उसकी राय में सीजर सलाद वाले विवाद के बाद से कुछ भी सही नहीं कर सकता। मैं मार्को को देखती हूँ और बिना आवाज किए कुछ कहने के लिए कहती हूँ। वह धीरे से अपना सिर हिलाता है, जैसे दिखा रहा हो कि वह मजबूर है। मुझे लगता है अगर वह डिनर का पैसा चाहता है तो ये ऐसा ही है। जब वेटर बिल लाता है, डिनर जोर देकर कहता है कि वह भुगतान करेगा। मार्को, पिछली बार तुमने भुगतान किया था। वे बहस करते हैं। डिनर जीत जाता है, बिल छीन लेता है और हवा में क्रेडिट कार्ड के साथ लहराता है। जब वेटर क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करता है और उसे वापस डिनर को हस्ताक्षर के लिए लाता है, हम तीनों बातें करते हैं। मैं देखती हूं कि कैसे डिनर कार्ड के साथ वेटर को उकसा रहा है। सिर्फ जब हम कैफे से बाहर निकलते हैं, मैं सुनती हूं कि कैसे डिनर एमिली से फुसफुसाता है कि वेटर अपनी बदतमीजी और भयानक सेवा के लिए पछताएगा और वह उसे टिप में देख लेगा। सड़क पर पहले ही मैं मुड़ती हूं और कैफे की खिड़की में देखती हूं कि कैसे वेटर $10 की तुच्छ टिप लेता है, सब के सब $1 के नोटों में। मेरे मोटे अनुमान के अनुसार वेटर को कम से कम 4 गुना ज्यादा मिलना चाहिए था। वेटर अपना सिर उठाता है और नोटिस करता है कि मैं उसे देख रही हूं। मैं पूरी तरह से दब गई हूं। डिनर और एमिली टैक्सी में बैठते हैं और मार्को मुझे अलविदा कहने के लिए चूमता है और अपार्टमेंट की ओर बढ़ जाता है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं कैफे से सीधे घर जाऊंगी, क्योंकि पास में ही मेट्रो स्टेशन है। जब मार्को नजरों से ओझल हो जाता है तो मैं वापस रेस्तरां में जाती हूं। हमारी मेज पहले ही अगले मेहमानों के लिए तैयार की जा चुकी है और वेटर अन्य ग्राहकों से ऑर्डर ले रहा है। 1 मिनट का मौका पाकर मैं उसके पास जाती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। ओह ओह, मेरे दोस्त बहुत असभ्य थे, मैं उससे कहती हूँ। इधर उधर देखकर मैं उसे $40 देती हूँ, जो मेरी गणना के अनुसार उसे कम दिए गए थे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के लिए आपको उचित टिप देनी चाहिए थी। केविन, मैं उसके नेम टैग पर उसका नाम पढ़ती हूँ। मैं टेबल पर सेवा करती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जानती हूँ यह आपकी आय है। धन्यवाद, वह पैसे जेब में डालते हुए कहता है। जब मैं मुड़कर जाने वाला होता हूं तो वह कहता है, वैसे मैं कुलचुरा पत्रिका में आपके कॉलम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। धन्यवाद। सच कहूं तो मुझे ये बात डरा देती है कि वह हमें सर्व करते समय हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहा था और वह यह भी जानता है कि मैं कौन हूं और किस पत्रिका के लिए लिखता हूं। 11वां अध्याय, बुधवार, 10:20। डिटेक्टिव डार्सी हैलिडे फोन पर अपराध स्थल की तस्वीरें देख रही थी, जबकि जैक लावेल नीली फोर्ड कार चलाकर व्यस्त सड़क से शहर के मुर्दाघर मोर्चरी की ओर जा रहे थे। ये तस्वीरें ही थीं जो उनके पास अब भी मौजूद थीं। आधिकारिक तस्वीरें उन्हें बाद में मिलेंगी। फोरेंसिक फोटोग्राफर अभी भी काम कर रहा था जब वे वहां से निकले। उसी समय पीड़ित के शव को एक काले बैग में रखकर स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में डाल दिया गया, जो सड़क पर खड़ी थी। इमारत से बाहर निकलते हुए हैलिडे और लावेल ने पुलिस घेराबंदी के पीछे से चिल्लाते हुए पत्रकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास पीड़ित की पहचान करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, लावेल ने कार में हैलिडे से कहा। जब तक पीड़ित की पहचान नहीं हो जाती
तब तक हत्या की जांच करना कई गुना कठिन हो जाता है। अपार्टमेंट का मालिक न्यूयॉर्क के समयानुसार दोपहर बाद ही हांगकांग से वापस आएगा। लावेल को उम्मीद थी कि मालिक बता पाएगा कि उस रात अपार्टमेंट किसने किराए पर लिया था। वह व्यक्ति ही बहुत संभव है कि पीड़ित हो या शायद हत्यारा ही। बाकी सभी मामलों में जांच आशाजनक लग रही थी, हालांकि यह अब भी शुरुआत ही थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरे बेडरूम और बाथरूम में उंगलियों के निशान पाए थे। वास्तव में अपराध स्थल पर मिले सबूतों की अधिकता ने उन्हें एक तरह के गुप्त सिरदर्द में डाल दिया था। उन्हें बहुत भाग्यशाली होना पड़ेगा अगर उन्हें सप्ताह के अंत तक विशेषज्ञता के परिणाम मिल जाए। सिस्टम के माध्यम से चलाने से पहले सैकड़ों उंगलियों के निशानों की पहचान और मिलान करना आवश्यक था। प्रयोगशाला को पीड़ित के और घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के, जिसमें सफाई कर्मी ओल्गा भी शामिल थी, उंगलियों के निशान और बालों के नमूने अलग करने की आवश्यकता थी। उसे तब बुलाया गया था जब वह अपना बयान दर्ज कराने आई थी। मुर्दा घर में हैलिडे और लावेल शव परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तक कि पैथोलॉजिस्ट मध्यम आयु वर्ग के एक मोटे पुरुष के शव पर अंग्रेजी के अक्षर वाई के आकार का चीरा लगाना समाप्त नहीं कर लेते। पीड़ित का बेजान सिर एक विशेष प्लास्टिक पर टिका हुआ था और शरीर कमर तक चादर से ढका हुआ था। मुख्य पैथोलॉजिस्ट 60 वर्षीय डॉक्टर, जिसके सिर पर बालों की एक पतली रेखा थी, का उपनाम बहुत उपयुक्त था, डॉक्टर कटर। हालांकि हर कोई उन्हें आमतौर पर रिचर्ड कहकर संबोधित करता था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, डिटेक्टिव्स? डॉक्टर कटर ने शव परीक्षा की धातु की मेज से नजरें हटाते हुए पूछा, जब चीरा लगाने का काम पूरा हो गया था। शायद आप उस शव की शव परीक्षा में तेजी ला सकें, जिसे अभी अभी 24 नंबर के कक्ष में रखा गया है, लावेल ने पूछा। फिलहाल हमें उसकी पहचान करने में समस्या हो रही है। हमें घटनास्थल पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो हमें उसके नाम की ओर इशारा कर सके। मेरे पास शव परीक्षा के लिए शवों की एक लंबी कतार है और अस्पताल के 2 कर्मचारी भी हैं, कटर ने कहा। लेकिन हम आज निश्चित रूप से दांतों के निशान ले सकते हैं, भले ही हमें शव परीक्षा के लिए 1-2 दिन इंतजार करना पड़े। जो भी आप कर सके, डॉक्टर, लावेल ने जवाब दिया। हमें हत्या का हथियार नहीं मिला है, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि पीड़ित को छेदने के लिए किस प्रकार की वस्तु का उपयोग किया गया था। वैसे यह मेरी साथी डिटेक्टिव डार्सी हैलिडे है। पैथोलॉजिस्ट ने छाती को काटने के लिए एक गोल इलेक्ट्रिक ब्लेड अपने हाथों में लिया। डिटेक्टिव हैलिडे, मुझे नहीं पता कि आपने जैक की साथी बनने के लिए छोटी काड़ी, शॉर्ट स्ट्रॉ कैसे खींची, लेकिन किसी भी स्थिति में मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें। उन्होंने इलेक्ट्रिक मशीन चालू की और मेज पर लेटे हुए शरीर पर गोल ब्लेड से काम करना शुरू किया। और यही कारण है, लावेल ने हैलिडे से व्यंग्य के साथ फुसफुसाते हुए कहा, जब वे वापस मुड़े, कि कोई भी पुरुष डिटेक्टिव डॉक्टर रिचर्ड कटर के साथ बहुत करीब से खड़े होना पसंद नहीं करता जब वह शव परीक्षा कर रहे हों। मुर्दा घर की अपनी संक्षिप्त यात्रा के बाद लावेल ने फॉरेंसिक लैब की ओर एक त्वरित चक्कर लगाया। उन्होंने कार को दूसरी लेन में पार्क किया और हैलिडे को बाहर निकाला ताकि वह कुछ सबूतों को अंदर ले जा सके, जिन्हें जितनी जल्दी हो सके जांचने की आवश्यकता थी। उनमें से एक प्लास्टिक की थैली में शराब की बोतल थी, जिसे हैलिडे ने बिस्तर के पास पाया था।
डिटेक्टिव को उम्मीद थी कि सबूतों के संग्रह में यह एक खजाना साबित होगा। पूरी संभावना थी कि बोतल पर हत्यारे की उंगलियों के निशान बचे हों और शायद लार भी, ताकि वे उससे अपराधी का डीएनए निकाल सकें। हम थाने वापस जा रहे हैं, लावेल ने कहा जब हैलिडे वापस कार में आ गई। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का पहला बैच जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमें सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी, जिसे सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है। हैलिडे ने अपना सिर घुमाया और लावेल की ओर देखा। उन्होंने सोचा, क्या वह कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की पूरी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यह उस तरह का डेस्क वर्क, कार्यालय का काम था जो उन्हें तब से मिलता था जब से उन्होंने मर्डर डिपार्टमेंट, हत्या विभाग में ट्रांसफर लिया था। जैसे कि उनके विचारों को पढ़ रहे हों, लावेल ने उनसे कहा कि वह रिकॉर्डिंग देखने के लिए 2 डिटेक्टिव्स और पुलिस कर्मियों की एक जोड़ी ढूंढेंगे। हम दोनों को फील्ड में काम करने की जरूरत है, डेस्क से बंधे नहीं रहना है, उन्होंने कहा। अनाड़ी पुलिस कर्मियों की एक छोटी टीम को इमारत के आसपास के कूड़ेदानों और नालियों में हत्या का हथियार खोजने का काम सौंपा गया था, जहां हत्या हुई थी। दूसरी टीम घर घर जाकर पूछताछ कर रही थी। वे हत्या के स्थान के पास के सार्वजनिक और निजी कैमरों की रिकॉर्डिंग एकत्र कर रहे थे और जांच कर रहे थे कि क्या किसी ने पिछली शाम कुछ संदिग्ध देखा था। एकमात्र सुराग जिसके साथ हैलिडे और लावेल काम कर सकते थे, जब तक कि कैमरों की वीडियो नहीं मिल जाती, बेडरूम की खिड़की पर लिखा हुआ संदेश था। हैलिडे ने पीड़ित के खून से लिखे शब्द जागो, प्रोसनेस वाली तस्वीर को स्क्रीन पर जूम इन और आउट किया। क्या आपने कभी अपराध स्थल पर खून से लिखे शब्द देखे हैं? उन्होंने लावेल से पूछा। कई बार, उन्होंने स्वीकार किया। आमतौर पर तब जब हत्यारा नशीली दवाओं के प्रभाव में था या मानसिक दौरे, साइकोटिक अटैक में था। ऐसी स्थितियों में वे बहुत सारी पागलपन भरी चीजें लिखते हैं, कभी कभी खून या मल से। आमतौर पर वे कुछ असंबंधित बकवास लिखते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं, हैलिडे ने कहा, अपराध स्थल की तस्वीर पर संक्षिप्त संदेश को घूरते हुए। हत्यारा कुछ कहना चाहता था। सवाल सिर्फ यह है कि क्या और खिड़की पर खून से जागो क्यों लिखना? भले ही हैलिडे को लावेल के विभाग में आए कुछ महीने हो गए थे, लेकिन यह 2 घंटे उन्होंने हत्या के खुलासे पर एक साथ काम करते हुए बिताए, उनके साथ बिताया गया अब तक का सबसे लंबा समय था। वे एक दूसरे को बस जानते थे। उसने उसे कई बार सिर हिलाया था जब उसने उसे फिटनेस सेंटर में वजन उठाते देखा था, जहां वह खुद भी जाती थी। थाने के पास वे लिफ्ट में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। जासूसी ब्यूरो के किचन कॉर्नर में कॉफी तैयार करते थे। उन्होंने थाने में कई टीम मीटिंग्स में भाग लिया था। उनका सामान्य व्यवहार कभी भी सामान्य शिष्टाचार से आगे नहीं बढ़ा था और उन्होंने कभी भी मामलों पर एक साथ काम नहीं किया था। हैलिडे विभाग में काफी समय से थी, यह समझने के लिए कि लावेल बाकी टीम के साथ कैसे बातचीत करते हैं। इसके बावजूद अन्य डिटेक्टिव उनके प्रति उतना ही सम्मान रखते थे जितना कि कप्तान के प्रति। जब आपने पहले पड़ोसियों से पूछताछ की थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा? लावेल ने थाने के पास बाईं ओर मुड़ते हुए पूछा। एक किशोर, एक पड़ोसी का बेटा जो गलियारे के अंत में रहता है, ने कहा कि वह बिस्तर पर लेटे हुए एक टीवी शो देख रहा था। तभी उसे दरवाजा जोर से खड़कने की आवाज सुनाई दी। उसे लगता है कि यह रात के 2 बजे हुआ था। वह समय को लेकर इतना सुनिश्चित कैसे हो सकता है?
लावेल को संदेह हुआ। शो लगभग खत्म ही होने वाला था। उसने अलार्म लगाया और शो खत्म होने के तुरंत बाद सो गया। शायद वह शोर जो उसने सुना हत्यारा था, जो अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। क्या आपने किसी और से बात की? अपार्टमेंट के ठीक सामने रहने वाली महिला ने पिछली शाम कुछ भी नहीं सुना या देखा, लेकिन कल सुबह लगभग 10 बजे जब वह काम पर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तो उसे अपार्टमेंट से एक जोड़े को निकलते देखा। उसने कहा कि आदमी रयान रेनॉल्ड्स जैसा दिखता था, इसलिए उसे वह याद रहा। उसकी साथी के बाल काले थे, बहुत लंबे। क्या जोड़ा उसी अपार्टमेंट में गया जहां हत्या हुई थी? जोड़ा लिफ्ट में गया और दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा पहले। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। इस मंजिल पर 2 अपार्टमेंट नियमित रूप से अल्पकालिक किराए की वेबसाइटों पर किराए पर दिए जाते हैं। वहां हमेशा नए चेहरे दिखाई देते हैं। मेरा अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग, मुझे बताता है कि वह जोड़ा उसी अपार्टमेंट में गया था। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? लंबे काले बाल जो मुझे तकिए पर और बाथरूम में मिले, यह पड़ोसी द्वारा बताए गए उन बहुत लंबे बालों वाली महिला के विवरण से मेल खाता है। तो आपको लगता है कि हमारा हत्यारा एक महिला है? काफी संभव है। यह बताता है कि उसने उसे नशा क्यों दिया, ताकि वह विरोध न कर सके। जब वे ट्रैफिक लाइट पर खड़े थे, लावेल ने घर के कैमरों के लिए जिम्मेदार सुरक्षा कंपनी को फोन किया, ताकि पता चल सके कि रिकॉर्डिंग की प्रतियां पुलिस को भेजने के लिए कब तैयार होंगी। जवाब देने वाले कर्मचारी ने कहा कि इसमें कुछ और घंटे लग सकते हैं। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लावेल ने बुदबुदाया फोन रखते हुए और हरी बत्ती होने पर एक्सीलरेटर दबाते हुए। हमें वास्तव में उन रिकॉर्डिंग की जरूरत है, हेलिडे ने कहा। कैमरे हत्यारे की तस्वीर ले सकते थे, सहमत हूं, अगर निश्चित रूप से हत्यारे के पंख नहीं थे और वह छठी मंजिल की खिड़की से बाहर नहीं उड़ा। उस स्थिति में मामला सुलझ गया है, लावेल ने टिप्पणी की। जब आप कंसीयज दरबान से बात कर रहे थे, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? हेलिडे ने पूछा। उसने किसी को या कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। वह सुबह 6 बजे ड्यूटी पर आया था, सफाई कर्मी के शव मिलने से 1 घंटे पहले। उसने हमें उस कंसीयज से बात करने की सलाह दी जिसे उसने बदला था। मैंने 2 बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद है। मान लीजिए कि वह सो रहा है। थाने के पास कार पार्क करते हुए लावेल ने हेलिडे की ओर देखा। वह डिटेक्टिव के लिए अपेक्षाकृत कम उम्र की थी। उसे 7 साल में डिटेक्टिव परीक्षा के लिए सबसे अधिक अंक देने के लिए दिया जा सकता था। साथ ही उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर उत्कृष्ट काम किया था। उसे पिछले हफ्ते शूटिंग रेंज में उसे देखने का मौका मिला। उसने हथियारों को प्रभावशाली ढंग से संभाला और हमेशा निशाने पर ही मारा। कहा जाता है कि सेना में वह एक बेहतरीन शूटर थी। वह यह भी जानती थी कि लड़की अविश्वसनीय रूप से फिट है, क्योंकि वह अक्सर उसे काम पर दौड़ते हुए देखती थी। आप एक गंभीर धावक हैं, लावेल ने कहा। मैं मजे के लिए दौड़ती हूं। हालांकि अभी मैं अगले वसंत में एरिज़ोना में होने वाले अल्ट्रा मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रही हूं। कितनी दूरी? 64 किलोमीटर रेगिस्तान के माध्यम से हम रात में दौड़ेंगे। कोयोट्स, जंगली कुत्ते और जहरीले सांपों के साथ, कुछ ऐसा ही। वह हंसी। आप ऐसी नरक जैसी स्थिति से क्यों गुजर रही हैं? खुद को परखने के लिए और पैसे जुटाने के लिए।
किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उसने स्पष्ट किया। सेना से एक पुराना दोस्त लेफ्टिनेंट एंटोनियो लोपेस मोसुल के पास सड़क के किनारे खदान माइन परशेकील खो दिया था। इस अल्ट्रा मैराथन में भाग लेना उन चीजों में से एक था जो टोनी जीवन में करना चाहता था। मैं उसकी ओर से कर रही हूं। कमाई गई धनराशि उसकी छोटी बेटी के पास जाएगी और अन्य घायल दिग्गजों को नागरिक जीवन में अनुकूलन करने में मदद करने के लिए जाएगी। यह उसके और आपकी तरफ से बहुत उदार है, लेकिन वह भी एक घायल दिग्गज है। क्या उसे मदद की जरूरत नहीं है? लावेल ने पूछा। खैर, ये एक दुखद कहानी है, हेलिडे ने जवाब दिया और कार की खिड़की से बाहर देखते हुए और जोर जोर से पलकें झपकाते हुए काफी देर तक चुप रही। बात यह है, उसने आखिरकार कांपती आवाज में कहा, कि टोनी ने इस साल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 12वां अध्याय, बुधवार 10:35। अब जब मैं जानती हूं कि मैं भविष्य में 2 साल आगे आ गई हूं, मैं जल्दी से अपने लैपटॉप पर समाचार सुर्खियां देख रही हूं ताकि कुछ ऐसा मिल सके जो मेरी याददाश्त को तेज कर सके। सुबह की हेडलाइन मेरा ध्यान खींचती है। हत्यारे ने खिड़की पर अपने पीड़ित के खून से एक संदेश छोड़ा है। जब मैं हेडलाइन पर क्लिक करती हूं तो पूरा लेख खुल जाता है। पुलिस का मानना है कि अपराधी ने एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के बाद अपार्टमेंट की खिड़की पर जागो प्रोसनेस लिखा। लेख में कहा गया है, शव आज सुबह शहर के केंद्र में एक आवासीय परिसर में मिला। न्यूयॉर्क पुलिस जांच कर रही है। लेख के नीचे उन फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक तस्वीर है जो नीले जैकेट पहने हुए अपार्टमेंट की गलियारे में जा रहे हैं। लेख में हत्यारे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, न कोई नाम, न कोई व्यक्तिगत विवरण। ऐसी अटकलें हैं कि आदमी की हत्या डकैती के दौरान की गई हो सकती है। लेख एक निवासी का हवाला देता है जिसने कहा कि केवल पिछले महीने ही आवासीय परिसर में कई छोटी मोटी चोरी और एक अपार्टमेंट में सेंधमारी हुई थी। पाठ के अंत में इमारत का पता दिया गया है। मैं पढ़ना बंद कर देती हूं और अपनी व्यक्तिगत ईमेल खोलती हूं, इस उम्मीद में कि ईमेल मुझे उस धुंध से बाहर निकालेगी जिसने मुझे जागने के पल से ही घेर रखा है। सिस्टम मेरा पासवर्ड स्वीकार नहीं करता है। सुरक्षा अधिसूचना मुझे बताती है कि मेरे खाते से असामान्य गतिविधि पंजीकृत की गई है। ईमेल तक पहुंच बहाल करने के लिए मेरे फोन नंबर पर एक कोड भेजा गया है। समस्या यह है कि मेरे पास मेरा फोन नहीं है। जब मैं अपने सोशल नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करती हूं तो वही होता है। 3 पासवर्ड विकल्प विफल होने के बाद मुझे सोशल नेटवर्क के साथ साथ मेलबॉक्स तक पहुंच से ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे मेरे डिजिटल जीवन से काट दिया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम का फोन अचानक बज उठता है जो अपनी निरंतरता से हैरान कर देता है। हाँ, लिव, ये है रिसेप्शन से डी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉल है। लाइन मत काटना, मैं इसे तुम पर ट्रांसफर कर रही हूं। एक बार बजने के बाद एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है, लिव। उस दबी हुई आवाज में कुछ ऐसा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, गले में एक गांठ है। मैं मुश्किल से कानाफूसी से तेज बोल पा रही हूं। तुमने उसे कहाँ रखा? किसे रखा? चाकू? वह फुसफुसाता है। तुमने उस बकवास चाकू के साथ क्या किया, लिव? तुमने वह चाकू लिया जब मैं बाथरूम में था और बस उसके साथ चली गई। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद गलत नंबर लगा रहे हैं। मैं फोन रखने की इच्छा से लड़ रही हूं। मैं और जानने के लिए बाध्य महसूस कर रही हूं। मुझे ये मत कहो कि तुम सो गई और सब कुछ भूल गई, आवाज कहती है।
वह अपनी बात की सटीकता से मुझे डराता है। आपको कैसे पता कि मैं बिना याददाश्त के जागती हूँ? क्योंकि तुम हर बार सो जाने पर अपनी बकवास याददाश्त खो देती हो। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। दरवाजा जोर से खुलता है। मैं फोन को हाथ से ढक लेती हूँ। स्प्रिंग इश्यू वसंत अंकन के बारे में योजनाबद्ध बैठक अभी शुरू होने वाली है। वह सूचित करती है, हम चाहेंगे कि आप शामिल हों, एक विशेष अतिथि के रूप में। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, यह बहुत अच्छा होगा। मैं आऊंगी। जैसे ही मैं इस कॉल के साथ समाप्त कर लूंगी, मैं जवाब देती हूँ, बिल्कुल। जोशी का सिर अभी भी हवा में तैरते हुए कहता है, हम मीटिंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हैं? मैं फोन में फुसफुसाती हूँ जब वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। लाइन पर कोई नहीं है। मुझे केवल बीप सुनाई देती है, जिसका अर्थ है कि लाइन व्यस्त है। मैं एक क्लिक के साथ फोन रखती हूँ। मतली जैसा डर मेरे शरीर में दौड़ जाता है। कुछ भयानक हो रहा है और मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है कि क्या। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।